सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे गौ माता से, है ना। ये आ गई हमारी देसी गाय भैया, ये आ गई देसी गाय। क्या फायदा है? रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, बीमारियां मजाल हैं, छू के दिखा दे हमारी देसी गायों को, मजाल है। नाम क्या क्या है जी? रेड सिंधी। आहा, आप जानते हैं इंडिया मस्त कंट्री है, सारे सीजन्स आते हैं भैया, समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम, सारे सीजन्स। बेहतरीन देश में रहते हो तुम लोग, है ना। इंडिया में क्या है, लैंड तो उतनी है, हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते। सिंपल सी बात, पॉसिबल ही नहीं है कि हम कल्टीवेबल लैंड को करें। हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, लोग रह रहे कि आप चलो आप खाली करो जमीन, यहाँ पे हमने फसलें उगानी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीस्टार्ट चैनल। आज 9th का आखिरी चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, विच इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बहुत लेंथी चैप्टर है और कहने को बहुत ईजी भी है, और क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है तो बच्चों को बहुत टफ भी लगता है। मतलब सिंपल सी बात है, आलस वाला काम है इसमें, क्योंकि हम इस चैप्टर में खाते हैं आलस, इसलिए हमको लगता है कठिन। तो टेंशन मत लो, यहाँ पर लेक्चर में ले आई हूँ और आई थिंक अब आपको कम मतलब मुश्किल कठिन लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो बस एक बार रीडिंग लगानी है इस लेक्चर के बाद, बस एक बार रीडिंग लगानी है चैप्टर की, बस, और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल चैप्टर है यार, कतई सिंपल मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो देरी नहीं करते हैं, चालू करते हैं। सो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, कुछ बेसिक बातें जो तुम लोग क्लास 6 से या शायद उससे भी पहले से पढ़ ही रहे हो, है ना। कि जैसे ये क्या है, ये है सीरियल्स। सीरियल्स से हमको क्या मिलता है? भर भर के कार्ब्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। उसके बाद ये है पल्सेस, दालें। दालों से क्या मिलता है जी? प्रोटीन्स, भर भर के प्रोटीन्स मिलते हैं। उसके बाद ये है हमारे ऑयल सीड्स, जिनसे हम ऑयल लेते हैं, है ना। सो ऑयल में आप जानते हो फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। उसके बाद ये हमारी वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। कलेक्टिवली इनसे हमको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं। व्हाट्स न्यू इन दिस? सो द थिंग इज कि आपको समझना है कि ये जो इतनी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं, जो आपको इतना वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, इनकी पढ़ाई तो बनती है ना बॉस, है ना। जब इतना कुछ हमें इनसे मिल रहा है तो अगर इसकी साइंस हम सीख ले कि कैसे ग्रो करना है, कम एरिया में ज़्यादा क्या बोलते हैं, पैदावार ईल्ड हमको लानी है, तो वो साइंस अगर हम लोग समझ लें तो कितना बेहतरीन हो जाएगा। मतलब हम लोग काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने फूड रिसोर्सेज में। अगर मैं अपने देश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो हमारे देश में ग्रो नहीं कर रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो नहीं कर रही है कि हमारी पॉपुलेशन को पूरा सेटिस्फाई कर पाए। हमें आज भी उन क्रॉप्स को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज से, जो कि सही नहीं है अगर हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं तो, है ना। तो फिर क्या करना है? उसके लिए सीखना है, थोड़ा समझना है कि क्रॉप्स का भी एक नेचर होता है, उनकी भी कुछ कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस साइंस को अगर सीख लेते हैं तो जो इंडिया है क्रॉप्स के मामले में, फूड रिसोर्सेज के मामले में सेल्फ रिलायंट हो सकती है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब सबसे पहले क्रॉप्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोइंग, ठीक है। आप जानते हैं इंडिया मस्त कंट्री है, सारे सीजन्स आते हैं भैया, समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम, सारे सीजन्स। बेहतरीन देश में रहते हो तुम लोग, है ना। तो देखो क्रॉप्स भी उस हिसाब से हैं। अगर मैं मॉनसून की बात करूं, मॉनसून में क्या है, भर भर के घना पानी आता है ना। तो ये पानी आता है तो ये इस सीजन में ऐसी क्रॉप्स ग्रो करती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा पानी में ग्रो करना चाहती हैं, उनको बोल देते हैं खारिफ क्रॉप्स। आपने कभी अगर चावलों की खेती देखी हो, पैडी बोलते हैं जिसे हम, उसका क्या होता है, एक मिनी स्विमिंग पूल टाइप होता है, वो उसमें ग्रो करती है पैडी, राइट। सो पैडी नीड्स लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके अलावा और कौन से खारिफ क्रॉप होते हैं? सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन, पीस, ग्रीन ग्राम, ये सब खारिफ क्रॉप है, मॉनसून सीजन में ग्रो करते हैं, दैट इज जून टू अक्टूबर। याद रखना है ये हमको, और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। पैडी से याद रखना खारिफ को, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिससे बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आ जाते हैं विंटर सीजन, जो कि है हमारा राबी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नवंबर टू अप्रैल ये ग्रो करते हैं, है ना। मतलब सोइंग ऑफ सीड होगी नवंबर में, हार्वेस्टिंग होगी अप्रैल में। समझ में आ गई? अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। हमारा आटा देख लो, आटा, व्हीट। तो जो गेहूं है जनरली वो विंटर्स में, उसको कम टेम्परेचर चाहिए होते हैं, तब ग्रो करता है ना। तभी हम देखते हैं मार्च अप्रैल के आसपास गेहूं के दाम गिर जाते हैं, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा गेहूं आता है, ठीक है। तो भैया इससे भी फ्लक्चुएट होता है प्राइस। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे? व्हीट, ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड, कोरिएंडर एंड ओट। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ राबी। सारे एग्जाम्पल्स याद करने को नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ मनपसंद अपने 3 तो याद रखो कम से कम, है ना। उसके बाद क्या है, जायद क्रॉप्स है। जायद क्रॉप्स क्या है? जो कि समर्स में ग्रो करते हैं। सीजन उसका क्या है? मार्च टू जून है, मार्च टू जून में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने चाहिए। अच्छा, थोड़ा समर से याद रखो। समर कौन सा सीजन है जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है?
है। इससे में आप जनरली वो फ्रूट्स को या वो वेजीज को खा रहे होते हैं जिसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो ये वही वाली सब्जी है भाई साहब, इनमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मेलन, कुकुम्बर, है ना। तो गर्मियों में ये वाली फसल उगती है जिसमें पानी का कंटेंट ठीक ठीक होता है। पम्पकिन, कुकुम्बर, बिटर गॉर्ड, पेपर, मेलन्स, टमाटो, ये सब क्या है हमारे समर क्रॉप्स है, ज़ेद क्रॉप्स है। अच्छा, ज़ेद क्रॉप आपको बुक में नहीं मिलता है, बुक में इट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्रॉप्स हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ये अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक फैक्ट यहाँ पर साइट हुआ है आपकी बुक के अनुसार कि सिंस 1952 टू 2010 with only 25% increase in the cultivable land area, there has been 4 times increase in the production of food grain। मतलब आपने जमीन में सिर्फ 25% की बढ़ोतरी करी है, सिर्फ 25%, है ना। और जो आपको पैदावार मिल रही है, जो आपको यील्ड मिली है, वो 4 टाइम्स मिली है। मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? सिर्फ 25% लैंड एंड देन यू आर गेटिंग रिजल्ट्स 4 टाइम्स। कैसे हुआ होगा ये, वो समझना है अब आपको। देखो, जब हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप फील्ड्स की, देखो इंडिया में क्या है, लैंड तो उतनी है, हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते, सिंपल सी बात है। पॉसिबल ही नहीं है कि हम कल्टीवेबल लैंड को करें। हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, लोग रह रहे कि आप चलो आप खाली करो जमीन, यहाँ पे हमने फसलें उगानी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंस पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या हमें ऐसा क्या करना है कि उसी लिमिटेड लैंड पर हमारी यील्ड बढ़ जाए? तो उसके लिए ये कुछ 3 हमारे स्टेप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। क्रॉप वेराइटी, जहाँ पे हम सीड का सिलेक्शन करते हैं, ऐसी सीड्स हमको ले लेनी है जिनसे नेचुरली यील्ड ज्यादा होगी, ठीक है, जो कि हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है क्रॉप वेराइटी, वहां पे अच्छी सीड्स का चुनाव हमें करना है। दूसरा आ जाता है क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, क्रॉप को लगते हैं भाई भर भर के न्यूट्रिएंट्स। आपने अगर ग्रो करना है तो आप भी तो खाना खाते हो ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जब आपने मास को ग्रो करना है तो उसको कुछ आर्टिफिशियली देना पड़ेगा कि वो अच्छा ग्रो करे। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स आप देते हैं क्रॉप्स को, दैट कम्स अंडर क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। पानी वानी सब आ जाएगा इसमें। अब लास्ट क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन। आपने अच्छी सीड्स ले ली, आपने उसे अच्छे से इरिगेट किया, अच्छे से पानी दिया, अच्छे से फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स सब दे दिया, बट क्या फायदा जब बीमारियों से ना बचा पाओ, जब उनको इंसेक्ट से, पेस्ट से ना बचा पाओ, क्या फायदा? सारी मेहनत पानी पानी हो जाएगी। तो आखिरी जो हमारे यहाँ पे स्टेप होता है वो होता है कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना। जो भी स्ट्रेस होता है, बायोटिक स्ट्रेस होगा या एबायोटिक स्ट्रेस होगा, उससे आपको क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। ये हमारा आखिरी स्टेप है। तो इन तीनों को अब एक एक करके देखेंगे कि एक्चुअली इनके अंदर कौन से सब स्टेप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। इसमें हमें क्या करना था, याद करो, सीड्स, बेहतरीन सीड्स का चुनाव यहाँ पे करना था। तो देखो, सबसे पहले जो सीड्स मैं लेना चाहती हूँ, सीड्स में ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बता रही हूँ, इस पे क्वेश्चन आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले सीड में पहली खासियत क्या होनी चाहिए, उसमें हायर यील्ड देने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब जमीन तो मेरे पास इतनी ही है, 1 बीघा ही जमीन है, बट पहले जहां पर 2 क्विंटल अनाज उग रहा था, अब मैं चाहती हूँ वहां पे 10 क्विंटल अनाज उगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो चीज है कि उसी लिमिटेड एरिया में मैंने दूसरे सीड्स यूज करे जिससे मुझे ज्यादा यील्ड दी, तो हायर यील्ड क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, कि बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग। सो ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्टर्ब करते हैं ना, तो उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। सीड ऐसे नाजुक मुरझाने वाला नहीं होना चाहिए कि जरा सा टेम्परेचर बढ़ा, सीड की हालत खराब हो गई, पानी जरा सा कम हो गया, सीड की हालत खराब हो गई। नहीं, ऐसा हमको छुई मुई सीड नहीं चाहिए, हमको चाहिए एकदम कतई स्ट्रॉन्ग सीड जो चीजों को झेल जाए, चाहे वो बायोटिक एजेंट्स हो चाहे एबायोटिक एजेंट्स हो। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, भैया अब जो जमाना है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमको चाहिए कम ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स। अब हमको 6 महीने में क्रॉप नहीं चाहिए भैया, अब 3 महीने में क्रॉप उगा के दो, ठीक है। ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा को फीड करना है, तो अब हमें कम मैच्योरिटी ड्यूरेशन वाले सीड्स चाहिए होंगे। जो पहले अगर 6 मंथ्स में हमको क्रॉप हार्वेस्ट हो रही थी, तो अब हमें 3 मंथ्स वाली क्रॉप चाहिए, ऐसी सीड्स चाहिए। देन नेक्स्ट, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। एक्चुअली ये सिमिलर सा है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ, कि वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो। समझ रहे हो, जैसे कुछ सीड्स में क्या होता है, स्पेसिफाइड एरियाज है कि हम तो भैया यहीं ग्रो करेंगे। जैसे सैफरन की बात करें, केसर जिसे बोलते हैं ना, केसर की बात करें तो केसर जनरली श्रीनगर में या कश्मीर में ग्रो करती है, और अभी तक यही हम लोग का माइंडसेट था कि वो कहीं और ग्रो नहीं करेगी, बट अब ऐसा नहीं रहा है। अब सैफरन को और जगह भी ग्रो कराया जा रहा है, ठीक है। कैसे कराया जा रहा है, उनकी स्पेशल सीड्स बनाकर, ठीक है। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि भैया दूसरी जगह पर भी ग्रो कर जा रहे हैं, कम पानी मिल रहा है उसमें भी ग्रो कर जा रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर है तो उसमें भी ग्रो कर जा रहे हैं। मतलब कि समझ रहे हो कि नैरो रेंज नहीं है,
नैरो रेंज ऑफ पैरामीटर्स नहीं है किसी के अंदर ग्रो करेंगे, अब ब्रॉड हो गए हैं, अब स्पेक्ट्रम बढ़ चुका है, अब थोड़ी चेंज भी हो जाएंगी अगर पैरामीटर्स, तो भी ये सीड ग्रो करेगा। दिस इज वाइडर अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यार ये एग्रोनॉमिक वर्ड एक्चुअली 2 वर्ड से बना है। ये जो एग्रोनॉमिक वर्ड है ये बेसिकली 2 वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर। तो इसमें ऐसे ट्रेड्स होने चाहिए यार जो कि पैसा अच्छा दिलाए, समझ रहे हो? जैसे अगर मैं चावल की बात करूं तो चावलों में जनरली ये माना जाता है कि चावल का प्लांट अगर ड्वार्फ है, छोटा है, तो वो बेहतर है क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। वही जो फॉडर क्रॉप होती है, समझ रहे हो, चारा में लोग चाहते हैं कि चारा वाली जो फसल है, चारा वाली जो क्रॉप है, फॉडर क्रॉप जो है, वो लेंथ में बड़ी हो और काफी ब्रांच्ड हो। ठीक है, समझ रहे हो कि कम उसमें ज्यादा ब्रांचिंग मिल रही है तो ज्यादा चारा मिलेगा, समझ रहे हो? तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम अपनी क्रॉप्स में देखना चाहते हैं कि मैंगो ज्यादा लाल होना चाहिए या मैंगो ज्यादा मीठा होना चाहिए, एप्पल ज्यादा लाल होना चाहिए। सो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम अपनी क्रॉप्स में चाहते हैं जो ज्यादा पैसा दिलाते हैं, है ना? सो दैट इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिकली वाइज, जिसमें ज्यादा पैसा मिले। ठीक, ये बात हो गई। आगे चलेंगे वेज टू इनकॉर्पोरेट। अब ये हमने देख लिए, ये सब चीजें मुझे मेरे सीड्स में चाहिए तो चाहिए, बट भैया आएंगे कैसे? भगवान थोड़े नेचुरली ऐसे भेज रहा है, भगवान नेचुरली जो भेज रहा है उससे काम चल नहीं रहा है, हमको चाहिए स्पेशल वेराइटी, तो वो कैसे होगा? होगा यहाँ पे इस तरीके से। 2 मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं जिससे हम अपनी सीड्स को स्पेशल वेराइटी बना सकते हैं। पहला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली देखो क्या होता है, 2 माँ बाप चूज कर लिए जाते हैं जिनमें अच्छे सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं, इनका क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने के बाद इनका जो बालक होगा, जो बच्चा इनका होगा, उसमें दोनों माता पिता के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लो, ये पेरेंट था एक, ये पेरेंट था बी। इसमें सपोज करते हैं पिंक फ्लावर था, इसमें ब्लू फ्लावर था। बच्चे में क्या हुआ? बच्चा हाइब्रिड बना। बच्चे में माता का भी कलर आया, पापा का भी कलर आया, न्यू ही कलर आ गया उसमें। समझ में आ रही है? यहाँ पे हेरिडिटी मत लगाना। अच्छा, हेरिडिटी तो है ही नहीं, वो तो क्लास 10th में है, तुम तो क्लास 9th में हो, सॉरी। ओके, तो समझ गए हाइब्रिड क्या है या हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कि पेरेंट ए में कोई अच्छा कैरेक्टरिस्टिक था, पेरेंट बी में कोई दूसरा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक था। मैं चाहती हूँ दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक में ही आ जाए, तो मैं इनका क्रॉस करा दूंगी, तो इनका जो बच्चा होगा उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो हाइब्रिडाइजेशन से हम बेहतरीन कैरेक्टर्स को एक ही इंडिविजुअल में ला सकते हैं। अभी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग तरीके की है, 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हमको दी गई है। पहला दिया है इंटरस्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है इंटरस्पेसिफिक का? दैट इट इज बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज। यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसको बेटा लाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LIGER, लाइगर। ये लॉयन और टाइगर उनका बच्चा होता है। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल भी हमारे पास म्यूल, जो डोंकी और हॉर्स का बच्चा होता है, ताकि डोंकी और हॉर्स दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ही में मिल जाए, उसको म्यूल बोलते हैं, है ना? ऐसी लायन और टाइगर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक में मिल जाए, लाइगर। जी, दिस इज इंटरस्पेसिफिक, 2 स्पीसीज के बीच में है। नेक्स्ट चलो, इंटरवेराइटल। 2 वेराइटीज में होगा, बिटवीन 2 वेराइटीज। ठीक है, अब यहाँ स्पीशीज तो एक है, बट स्पीशीज में भी अलग अलग वेराइटीज हो सकती हैं। जैसे मैं स्पीशी की बात करूँ तो वीट है, ये वीट एक ही स्पीशी है, बट इस एक वीट स्पीशी की अलग अलग वेराइटीज हैं। जैसे ये सॉफ्ट ब्रेड है, सॉफ्ट वीट है, आई एम सॉरी, और ये हार्ड वीट है। ठीक है, इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें एक ऐसी वीट मिल जाएगी जिसमें दोनों सॉफ्ट और हार्डनेस के बीच का एक कैरेक्टर होगा। ठीक है, ऐसी राइस में भी देखते हैं हम, राइस में भी अलग अलग होती है ना वेराइटीज, कोई बासमती है, कोई नॉन बासमती है, अलग अलग वेराइटीज हैं। उनके बीच का क्रॉस क्या कहलाएगा? इंटरवेराइटल, क्योंकि 2 वेराइटीज के बीच में है। समझ रहे हो? अब सबसे बड़ा वाला देखो, बिटवीन 2 जीनस। बिटवीन 2 जीनस, अगर प्रॉब्लम क्या आ जाती है? अब CBSE ने तो तुम्हारा खुशी से चैप्टर डिलीट कर दिया, भैया डाइवर्सिटी हटा दो, कठिन चैप्टर है, कठिन चैप्टर। अब तुम्हें आगे की चीजें नहीं आती समझ यार, तुम्हें ये नहीं पता होगा जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये नहीं पता होगा तुम्हें। एक ट्रिक याद रखो, दैट ट्रिक इज KP को FGS, KP को FGS। ठीक है, इसे याद रखोगे तो थोड़ा आसान याद करने में आसानी होगी, है ना? कि क्या है? K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब आपको देखो, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसे हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, जिसके बारे में हम जानते हैं, तो उनके बारे में ये सब चीजें
ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं कि ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा, सबसे पहली चीज आती है किस किंगडम का है, ठीक है। टोटल 5 किंगडम्स हैं हमारे, वैसे आज के समय 6 किंगडम्स हैं, बट हम इन 5 की बात करते हैं क्योंकि विटेकर ही पढ़ना है हमें, तो विटेकर ने 5 हमें किंगडम्स दिए। फिर किंगडम के बाद वो किस फाइलम में है, किस क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो समझ हम नैरो डाउन करते जा रहे हैं, उसका ग्रुप छोटा 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 होते जा रहा है, समझ रहे हो। और जब किसी का नेमिंग करनी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग आप करते हो तो कुछ इस तरीके से करते हो, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, या फिर मिमोसा पुदिका, मिमोसा पुदिका, या फिर पैंथेरा टिग्रिस, ये सब ना नेम्स हैं। ये मैंगो का नाम है, ठीक है, ये मैंगो का नाम है, ये टच मी नॉट का प्लांट है उसका नाम है, ये टाइगर का नाम है। सो देख रहे हो हर किसी का जो नाम है वो 2 टर्म्स का बना है, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। मतलब जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो उसको इसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखा जाता है। फर्स्ट जो टर्म है वो स्पेसिफाई करता है जीनस, ठीक है, और सेकेंड जो टर्म है वो स्पेसिफाई करता है स्पीसीज, ठीक है। सो नाम से आप बता सकते हो किस जीनस का है और किस स्पीसीज का है, मतलब एंड की जो 2 हमारी रैंक्स है वो हम देखकर बता सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो जब आप 2 जीनसेस के बीच में जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराते हो दैट इज इंटर जीनस, है ना, एंड देन जब आप 2 स्पीसीज के बीच में करा दो दैट इज इंटर स्पेसिफिक। तो वही यहाँ पर हमको बताया हुआ है। यहाँ पर ये जो इंटर स्पेसिफिक है ये किसके बीच में है, लायन एंड टाइगर के बीच में है, जो एक ही जीनस के हैं पैंथेरा, बट अलग अलग है, एक लियो है एक टिग्रिस है, ठीक है। सो स्पीसीज अलग अलग हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका लायन प्लस टाइगर का क्या बना, लाइगर बन गया, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जीनस, 2 जीनसेस के बीच में। यहाँ पे किस किस का क्रॉस है, ये यहाँ पे चेरी और प्लम का क्रॉस है, और इसको बुलाते हैं प्लूएरी, प्लूएरी, ठीक है। तो दोनों अलग अलग जीनसेस से हैं, चेरी अलग जीनस से है, प्लम अलग जीनस से है, दोनों का क्रॉस प्लूएरी विच इज इंटर जीनस हाइब्रिडाइजेशन। और ये 2 वेराइटीज के बीच में, जो राइस के बीच में भी हम देखते हैं। आगे चलेंगे फटाफट से। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका हाइब्रिडाइजेशन था, नेचुरल तरीका है। दूसरे तरीके पे आ जाओ विच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाम से समझ पा रहे हो, जीन्स के साथ छेड़खानी हो रही है, डीएनए के साथ छेड़खानी हो रही है, ठीक है। इसका एक्चुअल प्रोसीजर आप एक्चुअली 11th-12th में पढ़ते हो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ते हो। बट यहाँ पर क्योंकि मुझे समझाना है आपको, सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये समझो कि ये एक एप्पल लिया मैंने, इस एप्पल में मैं चाह रही थी इंसेक्ट रेजिस्टेंस का जीन आ जाए, ठीक है। तो ये जीन सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि ये जीन किस प्राणी में मिलता है। मैंने एक बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया, इसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था, मैंने इसके डीएनए से ये जीन काटा निकाला, एंड देन इस फ्रूट के डीएनए में मैंने ये जीन इंसर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये जो फ्रूट है, अब ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट फ्रूट हो गया। समझ रहे हो कि एक डिजायरेबल जीन है, मैंने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया किस में है, आइडेंटिफाई करने के बाद उससे एक्सट्रैक्ट किया, एंड देन जिस स्पीसीज में मैं डालना चाह रही हूँ, जिस इंडिविजुअल में डालना चाह रही हूँ उसमें डाल दूंगी, तो मुझे वो जो करेक्टर है वो मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब जिस ऑर्गेनिज्म के साथ, जिस इंडिविजुअल के साथ ये प्रोसेस होती है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बन जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट में जीएमओ बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, इसको जीएमओ बोल रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं जीएमओ के 2, एक तो टमाटर का है। देखो टमाटर आपने देखा है कुछ दिनों बाद पिलपिला सा हो जाता है ना, बेकार सा हो जाता है कुछ दिनों बाद। तो इसके जीन्स में कुछ छेड़खानी करी जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई कि अब ये 4 दिनों में 5 दिनों में ऐसे सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो ये जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर है। फ्लेवर सेवर टमाटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है गोल्डन राइस का। ये नॉर्मल राइस से अलग होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा विटामिन ए होता है, या विटामिन ए बेसिकली इसमें बनता है। नॉर्मल राइस में कोई विटामिन ए नहीं बनता, बट ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएमओ है, गोल्डन राइस इसका नाम है, इसके अंदर विटामिन ए बनता है, ठीक है। इसको फोर्टिफाइड राइस भी बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, वैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब जीएमओज हैं, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया। हमने क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट सबसे पहले पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा कि क्या वो ट्रेट्स हैं, क्या वो फीचर्स हैं बेसिकली जो मैं अपने सीड्स में चाहती हूँ, है ना, स्पेशल, जो से स्पेशल सीड बनाएगा। अब ये जो स्पेशल सीड है बच्चों, ये स्पेशल सीड कैसे बनेगा, 2 तरीकों से बनेगा। पहला तरीका है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक नेचुरल तरीका भी है कि आपने देखा एक कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, और मुझे ये दोनों कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म में चाहिए, तो मैं इनका क्रॉस करा देती हूँ, फिर भी नेचुरल है। बट जब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें तो क्या है, आप जीन से छेड़खानी कर रहे हो, डीएनए से छेड़खानी कर रहे हो, इट इज टोटली मैन मेड, ठीक है। एंड
इसका भी पोटेंशियल एक्चुअली पूरे तरीके से बाहर नहीं निकला है। इसलिए जो बहुत सारे जीएमओज अवेलेबल हैं, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो अवेलेबल है, उनका यूज अलाउड नहीं है अभी, बिकॉज वी नेवर नो उससे रिलेटेड रिस्क क्या है, बिकॉज अभी तक उन पर प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाई है। ठीक है, सो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम सीड को स्पेशल सीड बना सकते हैं। हाँ, तो वैसे हमें ये देखना है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मुझे अच्छे सीड्स मिल गए, बहुत बेहतरीन सीड्स मुझे मिल गए, मैंने उनको सो कर दिया। अब क्या, अब जब ये सीड ग्रो करेगा, है ना, जर्मिनेट करेगा, उस समय इस सीड को चाहिए होंगे न्यूट्रिएंट्स खाना बनाने के लिए, है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो प्लांटलिंग है, ये जो सीडलिंग है, इससे बड़े बड़े प्लांट्स बनेंगे, उनमें मास आएगा। तो मास आएगा कहाँ से, जब मैं उन्हें एक्सटर्नली कुछ चीजें प्रोवाइड करूंगी तभी वो आएगा। सो इस वाले पार्ट में हमें बेसिकली देखना है कि क्या न्यूट्रिएंट्स हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्रॉप्स को, जिससे उनका यील्ड बेटर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझो, हमारे देश में जो फार्मर्स है बच्चों, वो फार्मर्स ना अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। कुछ फार्मर्स हैं बहुत रिच हैं, कुछ फार्मर्स हैं जो ठीक है वेल ऑफ है, मीडियम से हैं, देन वी हैव उस सेक्शन, वो सेक्शन हमारे पास बहुत बड़ा है जिसमें फार्मर बहुत गरीब है। ठीक है, इंडिया में पुअर फार्मर्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो समझना होगा कि ये जो हमारी फार्मिंग होने वाली है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है कि फार्मर की परचेसिंग कैपेसिटी कितनी है। फार्मर की अगर परचेसिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो हाई कॉस्ट फार्मिंग कर सकता है। फार्मर अगर बहुत पुअर है तो वो नो कॉस्ट फार्मिंग करेगा, और अगर वो ठीक ठाक सा है, मीडियम फार्मर है, तो वो लो कॉस्ट फार्मिंग करेगा। सो फार्मर की परचेसिंग कैपेसिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है वो किस तरीके की फार्मिंग करेगा, कैसे टूल्स यूज होगा, कौन सी मशीन्स यूज होगी, कौन से इनपुट्स होंगे। ठीक है, तो वो तीनों में अलग अलग है, क्योंकि आप जानते हो मशीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो वो आपको सिर्फ हाई कॉस्ट फार्मिंग में दिखेगी, और वहीं जो जुगाड़ वाली चीजें हैं, समझ रहे हो, वो आपको इसमें नो कॉस्ट में दिखेगी। और मशीन्स का जो ऑल्टरनेटिव होगा या फिर उसी टेक्नोलॉजी का कुछ सस्ता ऑल्टरनेटिव आपको इस लो कॉस्ट फार्मिंग में दिख जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है भैया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि न्यूट्रिएंट्स कैसे मैनेज हो रहे हैं प्लांट्स में। ऐसा है क्या कि अगर हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट ना दे तो वो ग्रो नहीं करते? अगर ऐसा होता फिर तो भैया जंगल ही नहीं होते। अगर हमें रास्ते में कहीं पेड़ उगते दिख जाते हैं तो हमारे कारण थोड़े है कि हमने वहाँ बीज बोए थे, हम पानी दे रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, तब जाके वो पौधा उग रहा है। ऐसा नहीं है, कुदरत भी अपने तरीके से, अपनी तरफ से कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देती है। ठीक है, तो जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट उसे कहाँ कहाँ से मिल सकता है? एयर से, वाटर से, सॉइल से, नेचुरल तरीके से उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। अब न्यूट्रिएंट भी सारे एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब अगर मैं खुद की बात करूं, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए होते हैं विटामिन और मिनरल से। विटामिन और मिनरल्स ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, माने कम मात्रा में आपकी बॉडी में चाहिए। ऐसे ही प्लांट बॉडीज में भी होता है। प्लांट की बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो उसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे उसको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। नहीं बोलते मैक्रो, गलत लिख दिया, एक सेकेंड, गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट माइक्रो, दिस इज बच्चे मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो से आप समझते हो ह्यूज, मैक्रो का मतलब हो जाता है ह्यूज, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। क्या क्या एग्जांपल है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इनको आप याद भी रख सकते हो, सारे याद नहीं रखने, बट कुछ एग्जांपल्स पता होना चाहिए। नाइट्रोजन डीएनए में यूज होता है, प्रोटीन्स बनने में यूज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फॉस्फोरस का भी बहुत यूज होता है डीएनए में, डीएनए में फॉस्फोरस लगता है डीएनए बनने में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनने में लगता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो यूज होती हैं सेल, प्लांट के स्ट्रक्चर बनने में, बॉडी बनने में, है ना। तो ऑब्वियसली इनकी नीड ज्यादा ही होगी, इसलिए दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन ह्यूज क्वांटिटी। ऑपोजिट हैंड पे हमको मिल जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं यार, लिटिल क्वांटिटी। अगर ज्यादा क्वांटिटी में देंगे तो ये टॉक्सिक हो जाएंगे, कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। क्या क्या है? आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ये सब कम क्वांटिटी में चाहिए। सो दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, बिकॉज एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, या फिर आपको डिफाइन करने को बोल सकते हैं, तो वहाँ एग्जाम्पल में आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दिस यू शुड एक्चुअली नो। कंपेयर करते हैं अब, देखो हमारे क्रॉप्स में, मतलब क्रॉप्स की बात नहीं कर रही हूँ ना, मतलब नॉर्मल प्लांट्स की बात कर रही हूँ, तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट तो मिल ही रहा है। ट्रीज और ये जो फॉरेस्ट है हमारे, इनको तो न्यूट्रिएंट्स मिल ही रहा है एयर, वाटर, सॉइल से। बट याद रखो ये सब न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं।
ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी इनकी होती है। बट जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हमें क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे बार बार एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, बार बार क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो उस सॉइल की हालत क्या होगी? उस सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो चुके हैं यार, पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। नेचुरल सी बात है, जब आपको क्रॉप्स ग्रो करनी है तो आपको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स वहां पे देने होंगे। तो वही आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स देने के ये दो तरीके हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एक एक करके इसको देखेंगे। यस, प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। इससे जनरली आ जाता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कंपेयर करते चलते हैं। मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक मैटर, पूरे तरीके से ऑर्गेनिक चीजों के बने हैं, मतलब समझ रहे हो, ऐसी चीजों की जो कभी जिंदा हुआ करती थी, लिविंग हुआ करती थी। इसमें आ जाता है हमारा किचन वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, फ्रूट के पील्स, अंडों के छिलके, ये सब आप यूज कर सकते हो मैन्योर बनाने के लिए। तो मतलब ये जो मैन्योर है पूरा ऑर्गेनिक मैटर का ही बना होता है। वहीं मैं इसको कंपेयर करूँ फर्टिलाइजर्स से, फर्टिलाइजर्स आर प्योरली केमिकल्स, कुछ भी नेचुरल नहीं है, कुछ भी ऑर्गेनिक उसमें नहीं है, पूरा केमिकली बेस्ड होता है फर्टिलाइजर। इसलिए आप उसे बेटा घर में भी नहीं बना सकते। मैन्योर्स को आप अपने बैकयार्ड में, टेरेस में, कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है, फर्टिलाइजर्स नहीं बन सकते घर में, ये सिर्फ फैक्ट्रीज में बनते हैं। पहली चीज हो गई। लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बस सिर्फ ये पता है एक पॉइंट है, सिर्फ ये वाला एक पॉइंट, हाँ सिर्फ ये एक पॉइंट है जो मैं बोलूंगी मैन्योर के अगेंस्ट में काम करता है, बाकी सारे इसके एडवांटेजेस है। मतलब मैन्योर में क्या होता है ना बच्चे, न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, समझ रहे, क्योंकि एक नेचुरल तरीका है, और नेचुरल तरीकों में नेचुरल जो चीजें होती है उसमें लिमिटेड चीज होती है ना, तो इसमें लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स हैं। भाई जब मैं फर्टिलाइजर में देखती हूँ, फर्टिलाइजर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी सॉइल का मैंने टेस्ट कराया, टेस्ट करा के मुझे पता चला कि मेरी सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत कमी है। बाकी न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है बट नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी है। तो उस केस में मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे स्पेसिफिकली नाइट्रोजन चाहिए होगा, जो कि मैं अपनी सॉइल में डालूंगी तो सॉइल रिप्लेनिश हो जाएगी। मैन्योर के केस में क्या है, मैन्योर के केस में तो मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और नाइट्रोजन खूब ज्यादा नहीं मिलेगा। बट फर्टिलाइजर के केस में ऐसा हो सकता है कि मुझे सिर्फ नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि, और यहाँ पर भी सिर्फ ये एक पॉइंट है, सिर्फ ये एक पॉइंट है जो इसके एडवांटेज में है फर्टिलाइजर के, बाकी तो सब डिसएडवांटेजेस में। तो फर्टिलाइजर्स भले ही बहुत ज्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में, मतलब उनके बाकी डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ देखो मैन्योर क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सैंडी सॉइल की। सैंडी सॉइल आपको पता है, ऐसे पकड़ोगे हाथ में तो ऐसे बह जाएगी यहाँ से, है ना। सैंडी सॉइल में मैं मैन्योर डाल दूं तो थोड़ी लोमी टाइप की हो जाती है, लोमी सॉइल बन जाती है, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब यही चीज उल्टी हो जाती है क्लेई सॉइल में। क्लेई सॉइल में आप जानते हो पानी खट्टा होता है, वाटर लॉगिंग होती है उधर, है ना। अब इसी क्लेई सॉइल में मैं मैन्योर ऐड कर दूं तो ये अगेन ये भी लोमी सॉइल की तरह वर्क करने लगती है, जिस वजह से इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होती है। ठीक है, ऑल्सो इट इज एन ऑप्शन फॉर लो कॉस्ट फार्मिंग, कम दाम में अच्छे से फार्मिंग करो, दिस इज व्हाट मैन्योर इज। वही फर्टिलाइजर में देखो, सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देता है, सॉइल को नमकीन बना देता है लॉन्ग रन में जब आप फर्टिलाइजर्स को यूज करते हो। सॉइल की फर्टिलिटी खत्म, पॉल्यूशन कर सकता है। अब क्या होगा, आपने अभी अभी फर्टिलाइजर डाला है, ऊपर ही रहेगा वो सॉइल सरफेस पे, बारिश हुई, बारिश के पानी में ये फर्टिलाइजर घुल गया, और अब जहां जहां ये पानी जा रहा है वहां वहां फर्टिलाइजर जाएगा। लेट्स सपोज नाउ दिस वाटर एंटर्स वाटर बॉडीज, रिवर्स में एंटर कर गया। अब यही पानी आप भी पिएंगे और इस पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ भी है, दोनों को ही खतरा होगा। ठीक है, सो वाटर पोल्यूशन होता है फर्टिलाइजर से। लास्टली, अगर आपने देखा हो कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे यूरिया, पोटैश, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव इन नेचर, हेंस इट इज पार्ट ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। हाई कॉस्ट फार्मिंग में आता है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सिर्फ अमीर फार्मर्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो वैसे आई थिंक नहीं करना चाहिए यार, लॉन्ग रन में देखो आप कितना नुकसान है इसका। बस सिर्फ इतनी सी बात की, न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स इट अ गुड ऑप्शन एज पर मी। अच्छा, यहाँ पे देखो काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, किस तरीके का बायोलॉजिकल मटेरियल हम यूज करते हैं उस बेसिस पे मैन्योर को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने मैन्योर बनाने के लिए सिर्फ किचन वेस्ट यूज किया है, समझ रहे हो, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, एग शेल्स एंड ऑल दैट, लीव्स, ये सब यूज किया, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड कॉम्पोस्ट। आपने पढ़ा है यार ये सब बचपन में, आप जानते हो उसे कॉम्पोस्ट बोलते हैं। अब ये कॉम्पोस्ट बनने में जनरली 1 महीना 2 महीना इतना लग जाता है। ठीक है, बट अगर मैं चाहती हूँ ये कॉम्पोस्ट जल्दी बन के तैयार हो जाए, 2 महीने के बजाय सिर्फ 1 महीने में बन जाए, या 1 महीने के बजाय सिर्फ आधे महीने में बन जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें वर्म्स ऐड कर दूंगी, ये वर्म्स ऐड कर दूंगी। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, ये वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। वर्मी का तो मतलब ही होता है वर्म्स। सो व्हेन आई ऐड वर्म्स टू माय कंपोस्ट टू हैस्टन द प्रोसेस,
इट बिकम्स वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर अर्थवॉर्म्स का यूज करते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा टाइप? दूसरा है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड करती हैं, ठीक है, जैसे कि सन हेम्प, जैसे कि ग्वार। ये तो आपने देखा होगा ग्वार, यार हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में यूज होता है। क्या करते हैं, जो एक्चुअल क्रॉप है उसको ग्रो करने से पहले, उसके सीड्स सो करने से पहले इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इन क्रॉप्स को ग्रो किया, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनको मल्च कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर। तो जब इन्हें मल्च किया हमने सॉइल के अंदर, तो क्या होगा, सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगी। अब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ गए, अब आप अपनी एक्चुअल क्रॉप को ग्रो करो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर, जिसमें हम लोग सन हेम्प या फिर ग्वार को यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ग्रीन मैन्योर। पिक्चर्स देख लो अच्छे से। अच्छा, अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग बीच में श्रीलंका ने स्टार्ट करी थी ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड देन हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी होती है। या फिर आपने आजकल सुना हो कि देयर आर पीपल जो अपने टेरेस पर फार्मिंग कर रहे हैं, अपने टेरेस पर ही वेजिटेबल फ्रूट्स को ग्रो करते हैं ना, और बोलते हैं वी आर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? कि इसमें नो और मिनिमल यूज ऑफ केमिकल्स होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें नेचुरल रहती हैं, नेचुरल प्रोसेस के तहत रहती हैं, ठीक है। देखो, मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स, जैसे इसमें फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब कुछ भी यूज नहीं होता है। मैक्सिमम यूज किसका होता है? ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, बायो एजेंट्स, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे को बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं, बिकॉज यू नो ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है, तो नाइट्रोजन मिलेगा सॉइल को। नीम एंड टर्मरिक इन ग्रेन स्टोरेज, नीम और हल्दी को यूज कर सकते हैं ग्रेन स्टोरेज में, जो कि इंसेक्ट्स को दूर रखती है, इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करती है, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा है, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, कोई केमिकल्स नहीं, ऑल नेचुरल, बट थिंग इज कि इसमें ईल्ड घट जाती है। तो जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन रेट है, चाइना को हम पछाड़ चुके हैं, हमें ज्यादा ईल्ड वाली क्रॉप्स चाहिए, इसीलिए हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच नहीं कर सकते, भले इसके कितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हो। क्योंकि अगर हमने इस पे स्विच किया, बहुत बड़ा तबका हमारे देश का भूखा रह जाएगा, उसे ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, उसे फूड नहीं मिलेगा, दैट वी कैन नॉट अफोर्ड, राइट। इरिगेशन की बात करते हैं, सोर्सेज जिनसे हमें पानी प्रोवाइड करना है। वैसे आप जानते हो हमारे देश में ज़्यादातर किसान हैं, वो बारिशों पर डिपेंड करते हैं कि भैया बारिश आएगी तो उससे हमारी फसलों को पानी मिलेगा। इसीलिए मॉनसून की बहुत अहमियत है। मॉनसून टाइम पर आए, एडिक्वेट अमाउंट पर आए, मतलब बहुत ज़्यादा मानसून ना आए, बहुत कम मानसून ना आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्रॉप्स सही समय पे ग्रो होंगी, सही तरीके से ग्रो होंगी, मार्केट में पहुंचेंगी और महंगी नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल कनेक्टेड। तो मानसून तो है ही है, उसके अलावा और क्या सोर्सेज, आर्टिफिशियल सोर्सेज हमारे देश में यूज होते हैं। अच्छा, ये जितने भी सोर्सेज बच्चों आप देखने वाले हो, किसी एक इंसान के नहीं होते हैं, ठीक है, ये कलेक्टिव सोर्सेज होता है। या तो उन्हें सरकार बनवाती है, या तो ये लोग बहुत सारे मतलब ग्रुप में बन के इन सोर्सेज को बनवाते हैं। सबसे पहला क्या है? डग वेल, आपने देखा होगा, कुआं बोलते हैं इसको, है ना, कॉमनली दिखता है। कहाँ तक खोदा जाता है इसे? वाटर बियरिंग स्ट्रेटा तक, बेसिकली जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है अपना, वहां तक इसे खोदा जाता है, ताकि ग्राउंड वाटर ही इसमें आता रहे। तो इसमें जो पानी आप बेसिकली देखते हो, दैट्स ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट इज ट्यूबवेल, ये भी आपने देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, है ना। बट ये जो ट्यूबवेल है ना, इसको डीपर स्ट्रेटा तक डग किया जाता है, समझ रहे हो? कि जैसे जो डग वेल था उसे ग्राउंड लेवल वाटर तक डिग कर रहे थे, ये और भी नीचे तक इसको डिग किया जाता है, ठीक है। और इनमें दोनों में पानी कैसे लिफ्ट किया जाता है? बाय पंप्स। इसमें तो डेफिनेटली बाय पंप्स होता है, इसमें मैनुअली भी कर सकते हैं, बाय पंप और मैनुअली। नेक्स्ट वी हैव कैनल्स एंड रिवर लिफ्ट सिस्टम। कैनल्स को सबसे पहले देखते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल के तहत समझाती हूँ। राजस्थान में बहुत ज़्यादा रिवर्स नहीं है, ठीक है, और स्पेशली अपर राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पे रिवर्स बहुत ही कम है, या सूखी हुई रिवर्स ऐसे है, बट वहाँ पे खेती होती है। तो उन्हें पानी कहाँ से मिल रहा है? राजस्थान के ऊपर पंजाब पड़ता है, पंजाब में बहुत सारी रिवर्स है, तो क्या करते हैं, पंजाब की रिवर्स का पानी राजस्थान लाया जाता है थ्रू दीज कैनाल्स, ठीक है। इन कैनाल्स के थ्रू राजस्थान में पानी आता है। तो रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वॉयर्स और फ्रॉम रिवर्स। तो इंदिरा गांधी कैनाल ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। देन वी हैव अनदर मेथड, जब कैनाल में फ्लो अच्छा नहीं है, इनसफिशिएंट फ्लो है, कि हम पानी दूसरी जगह से ले तो रहे हैं बट फ्लो अच्छा नहीं आ रहा है, उस केस में हम दूसरा अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, रिवर से डायरेक्टली वाटर को लिफ्ट करके लाया जाता है, ठीक है। वाटर को रिवर से डायरेक्टली लिफ्ट किया जाता है
एंड उसको यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा बन रहा है, तो कोई एक इंसान तो उसको बनवा ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता बनवाने की, है ना। सो ये कलेक्टिव एफर्ट्स से बनता है, और क्या सरकार बनवाती है कलेक्टिव एफर्ट्स से, ठीक है। सो दिस इज इट। आगे चलते हैं। लास्ट है हमारे पास टैंक्स की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल स्केल रिजर्वॉयर है। ये आपने टैंक्स देखे होंगे यार, ऐसे भी टैंक्स होते हैं। टैंक्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपने ये वाला टैंक देखा हो सकता है आपने ये वाला देखा हो सकता है वो जो ऊपर बड़ी बड़ी सी टंकियां नहीं बनी होती हैं वैसा वाला टैंक देखा हो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ से भी वाटर को लिया जाता है। अच्छा, कुछ इस समय न्यू इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं जो एक्चुअली कमेंडेबल है, तारीफ के लायक हैं। जैसे मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में हर घर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, समझ रहे हो, वहाँ पे मैंडेटरी है। और कितना सही है, सोचो सिर्फ एक बार का खर्चा है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनवाना। और अब क्या होगा, हर बार जब बारिश होगी आपके पास नेचुरली वाटर रिजर्व रहेगा जिसको आप यूज कर सकते हो, तो वाटर की किल्लत नहीं होगी, है ना। तो ये बहुत मतलब अच्छा इनिशिएटिव है कैसे हम रेन वाटर को यूज करते हैं। देन सेकेंड है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड को पहले समझो, वाटर शेड क्या होता है। बाउल लाइक एरिया होता है, ठीक है। बाउल लाइक एरिया में क्या होगा, बारिश होगी, पानी जमा होगा और ये पानी नीचे की तरफ जाता है। तो इस चीज को मैनेज करना इज वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें बोली जाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज अगर हम उगाएंगे तो फ्लड के कंडीशंस नहीं आएंगे, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो इस तरीके के मैनेजमेंट को वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट है स्मॉल चेक डैम्स। इसको वाटर शेड मैनेजमेंट से आप लिंक कर सकते हो कि जब ये वाटर शेड जो एरिया है जहाँ पानी जमा हुआ है वहां से बहुत स्पीड से अगर पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्लड जैसे कंडीशंस आ सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्मॉल चेक डैम्स ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जहाँ पे लगता है फ्लड जैसी कंडीशन आना बहुत फ्रीक्वेंट है तो वहां पर हमें स्मॉल चेक डैम्स बनाने चाहिए। बड़े डैम्स नहीं, बड़े डैम्स क्योंकि लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। जो आपका घर है, आपका घर भर सब वो हो जाता है, मतलब आपको वहां से हटा दिया जाता है ना। तो बड़े डैम्स नहीं, बट हाँ स्मॉल चेक डैम्स बहुत जरूरी हैं ताकि फ्लड जैसे कंडीशन को हम रोक सके। क्रॉपिंग पैटर्न्स पे आ जाते हैं। तो देखो अभी तक हमने तरीके देखे आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स देने के, मैन्योर, फर्टिलाइजर। बट लेट्स सपोज मैं अपने क्रॉप्स को ये सब नहीं देना चाहती, फर्टिलाइजर्स भी नहीं, मैन्योर्स भी नहीं, और कोई तरीका है क्या न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने का, दोबारा वापसी से न्यूट्रिएंट लाने का। सो हाँ, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स है, ध्यान से समझना क्योंकि इसमें तुम्हें कंफ्यूजन रहती है हमेशा। सबसे पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग, नाम से समझो मिक्स्ड है। मैंने 2 क्रॉप्स लिए, लेट्स सपोज व्हीट एंड ग्राम, या फिर ग्राउंडनट और सनफ्लावर, इसके सीड्स लिए, दोनों के मिक्स किए, रैंडमली फेंक दिए मैंने अपनी जमीन पर। दिस इज मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें क्या होता है ना, मेरी एक क्रॉप अगर नहीं भी होगी तो दूसरी क्रॉप उग जाएगी, रिस्क कम हो जाता है इसमें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक साथ ग्रो करना ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। एग्जांपल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, व्हीट प्लस ग्राम या ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर, ठीक है। समझ गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग में मिक्सिंग करनी है एंड रैंडमली फेंक देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, सिमिलर सी लग रही है ना मिक्स्ड क्रॉपिंग के साथ, ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। ये यहाँ पे चेंज आ गया, यहाँ पर डेफिनेट पैटर्न है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 2 प्लांट के सीड्स लिए, उनको मिक्स किया और ऐसे रैंडमली फेंक दिया। रैंडम नहीं है यहाँ पे, यहाँ डेफिनेट पैटर्न है। मतलब मेरी एक रो एक प्लांट की, दूसरी रो दूसरे प्लांट की, अलग अलग रोज बन जाते हैं यहाँ पे, है ना। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विद अ फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप। एग्जांपल सोयाबीन एंड मेज। ये देख सकते हो आप, प्रॉपर यहाँ पे रोज है, मतलब यहाँ पे रैंडम कुछ नहीं है, यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न है। तो इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग में अंतर बस किस चीज का है, रैंडमनेस का है। मिक्स क्रॉपिंग में रैंडमनेस मिलती है, इंटरक्रॉपिंग में सीक्वेंस्ड होता है। समझ गए, ये समझो। मिक्स क्रॉपिंग इज लाइक कॉलेज जहाँ कोई डिसिप्लिन, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, और इंटरक्रॉपिंग इज लाइक स्कूल जहां पर आप सिर्फ डिसिप्लिन सीखते हो, ठीक है। आगे चलेंगे। क्रॉप रोटेशन, डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। So the growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession. Pre-planned succession. Succession means एक के बाद एक, मतलब यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि एक ही टाइम पर एक ही पीस ऑफ लैंड पे मैं 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स उगा रही हूँ, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम पे मैं एक ही क्रॉप उगा रही हूँ, बट उसके बाद मैं उसी सेम क्रॉप को नहीं उगाऊंगी, मैं दूसरी क्रॉप को उगाऊंगी। यहाँ पे हम ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जो क्या करती है, एक जो क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट को यूज करेगी और दूसरी जो क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट ऐड करेगी। तो ये साइकिल चलता रहेगा, यूज ऐड, यूज ऐड।
इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है वीट और कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप का। वीट क्या करती है, वीट जो होती है गेहूं, आटा बनता है जिससे, वो क्या करती है पूरी सॉइल की नाइट्रोजन को खींच लेती है, यूज कर लेती है। तो आपने वीट उगा लिया, वीट हार्वेस्ट करने के बाद अब आप एक लेग्यूमिनस क्रॉप उगाओगे, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है राइजोबियम की वजह से। तो अब जब आपने इस वाले क्रॉप को उगाया तो ये जो राइजोबियम है नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा इस सॉइल में, माने सॉइल में दोबारा वापसी से नाइट्रोजन आ गया। फिर इसके बाद दोबारा आपने वीट ग्रो करी, उसने यूज किया, दोबारा लेग्यूमिनस क्रॉप उसने ऐड किया, तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी यही दिखाने की कोशिश करी है, इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन, ठीक है। 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट। अब मान लो 3-3 महीने की अगर क्रॉप्स है तो आप 3 क्रॉप्स भी उगा सकते हो, 4 क्रॉप्स भी उगा सकते हो, है ना। एग्जाम्पल वीट एंड देन एनी लेग्यूमिनस क्रॉप। आई होप आपको क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया। क्रॉप रोटेशन थोड़ा अलग है, हाँ एक ही टाइम पे हम 2-3 क्रॉप्स नहीं उगा रहे हैं, वो मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में हो रहा था। तो हमने दूसरा वाला अपना फेज भी खत्म कर लिया है, अब आ गए हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पर। समझ रहे हो ना, अब प्रोटेक्ट करने का समय आ गया, बिकॉज आपने अच्छे सीड्स भी यूज कर लिए हैं, आपने अच्छे से इरिगेट भी किया अपनी क्रॉप्स को, पानी दिया अच्छे से, उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी दे दिया। नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एनी स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो वो देख लेते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब ये कुछ वीड्स है, इसका नाम है साइपरिनस रोटंडस, इसका नाम है ज़ैंथियम, इसका नाम है पार्थेनियम, कैरेट ग्रास भी इसको बोलते हैं। सारे वीड्स हैं, बिन बुलाए उग जाते हैं। मतलब आपने अपनी क्रॉप उगाई है, गलती से इनके सीड्स कहीं से डिस्पर्स होकर आपकी फील्ड पर आ गए, ये उग जाएंगे वहां पे आराम से, है ना। अब इन वीड से होता है क्या है बेसिकली कि कंपटीशन बढ़ जाता है, उसी पानी उसी न्यूट्रिएंट के लिए अब कंपटीशन होगा इन वीड्स और आपकी क्रॉप के बीच में, और ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि ये रिसोर्सेज वीड्स कंज्यूम करे। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन्हें रिमूव करो। देन यू हैव इंसेक्ट पेस्ट, ये सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। एंड देन ये कुछ प्लांट डिजीजेज यहाँ पर है, जैसे ये रस्ट है, ये फंगल डिजीज है ना। सो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं आपकी क्रॉप के साथ। नाउ हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर क्रॉप। अब सवाल ये उठ गया, मतलब हमने प्रॉब्लम्स देख लिए, हमने देख लिया कि उसको फंगल डिजीज हो सकती है, उससे कोई इंसेक्ट पेस्ट अटैक कर सकता है, या फिर उससे पहले कोई वीड वहां पर ग्रो कर सकता है। तो प्रोटेक्ट कैसे करना है, बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, ठीक है। केमिकल्स हैं ये, जैसे कि हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड। तो कोई वीड्स है तो वीड्स पे अटैक करेगा हर्बिसाइड, कोई इंसेक्ट है तो उस पर अटैक करेगा इंसेक्टिसाइड, और कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उससे फाइट करेगा फंगिसाइड। तो ये तो हो गई दवाइयां, समझ रहे हो कि पहले बीमारी हुई उसके बाद दवाइयां। बट ऐसा क्या करें कि बीमारी ना लगे। सो दीज आर प्रिवेंटिव मेथड्स, कि बीमारी ही नहीं लगेगी इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन करना है। जब आपको सीड सो करना है, याद करो आपने क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वहां पे आपको बताते हैं कि हमें पहली चीज क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जहां हम प्रॉपर प्लोइंग कर रहे हैं, जहां प्रॉपर उसको लेवलिंग कर रहे हैं, बहुत जरूरी होता है। दैट इज व्हाट प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन। टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, जो टाइम होता है ना क्रॉप्स का, उसी के बीच उसको सो करो। इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन, है ना, इससे रिस्क रिड्यूस हो जाता है आपकी क्रॉप्स को अटैक करने का। रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सीड, है ना, ये हमने देख लिया था कि सीड इतनी दमदार होनी चाहिए कि उस पर कोई इस तरीके का खतरा मंडराए ही नहीं। समर प्लॉइंग, ठीक है। सो ये सब चीजें करनी है हमें, क्यों, ताकि प्रिवेंट कर सके हम ये सब जो भी अभी खतरे हमने अभी देखे वो फर्स्ट प्लेस पे हो ही ना, इसीलिए, ठीक है। देखो ये हो गया। इसके बाद स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब आपने प्रोटेक्शन सिर्फ तब तब नहीं देनी है जब आपका क्रॉप ग्रो कर रहा है, मतलब हार्वेस्ट होने से पहले ही सिर्फ ध्यान नहीं रखना है। एक बार आपने जब अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद भी खतरा मंडराता है, जो जब आप स्टोरेज करते हो अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हो उस समय भी कुछ खतरा हमेशा रहता है। उन खतरों को 2 तरीके से आप बोल सकते हो, एक रहता है बायोटिक एजेंट्स और दूसरे होते हैं ए बायोटिक। बायोटिक्स अभी तक तो आप समझ चुके हो, बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, ठीक है। ये बात हो गई, लिविंग और नॉन लिविंग की बात हो गई। अब इसमें भी क्या क्या एजेंट्स है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ ध्यान देना है। बायोटिक में क्या हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, एनिमल आपका ग्रेन खा ले, है ना, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकता है, मान लो बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ ऐसे हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर फंजाई, कोई फंगल इन्फेक्शन भी उधर हो सकता है। सो ये सब क्या है, ये बायोटिक एजेंट्स है जो आपके ग्रेन्स को, स्टोर्ड ग्रेन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा भी एबायोटिक स्ट्रेसेस भी होते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस बोले तो टेम्परेचर का बढ़ जाना,
टेम्परेचर का बढ़ जाना, है ना, ज्यादा सन का होना, टू मच हीट, अगेन टू मच हीट, या फिर टू मच ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे एबायोटिक स्ट्रेसेस है, मतलब जिससे हमारे जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि भैया सिर्फ हार्वेस्ट करने से पहले पहले ध्यान नहीं रखना है, हार्वेस्ट होने के बाद खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इफेक्ट्स, इन सब चीजों के क्या इफेक्ट्स होते हैं कि क्वालिटी घट जाएगी, वेट कम हो जाएगा, पुअर जर्मेबिलिटी रह जाएगी, मतलब जो न्यू सीड्स होंगी वो सीड्स अच्छे से ग्रो करे इसकी कोई गारंटी नहीं। डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, आपने गेहूं गाया, गेहूं का कलर जो आना चाहिए प्रॉपर ब्राउन, वो प्रॉपर ब्राउन नहीं आया ड्यू टू आर स्ट्रेसेस, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस। अगेन अब इनको कंट्रोल कैसे करना है कि सबसे पहले जो आपका प्रोड्यूस है, जो आपके ग्रेन्स है, उनको क्लीन करो अच्छे से। ठीक है, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, उसके बीच में कोई इंसेक्ट नहीं है, वैसा कुछ नहीं है ना। प्रॉपर ड्राइंग इन सनलाइट एंड शेड, उसके बाद ड्राई। आप देखते हो घर में दालों में कीड़ा लग जाता है, मम्मी छत पे रख देती हैं, पापड़ों को हम छत पे सुखाते हैं, मिर्चियों को छत पे सुखाते हैं, सब छत पे क्यों सुखा रहे हैं, धूप में क्यों सुखा रहे हैं? बिकॉज धूप में यूवी रेज होती हैं जो जर्म्स को, जो इन इन्फेक्शंस को किल कर सके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राई इन सनलाइट एंड शेड। एंड लास्टली फ्यूमिगेशन, कि अगर आपको लग रहा है उसमें कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस है, उस पर फ्यूमिगेट कर दो, स्प्रे कर दो केमिकल्स को। ठीक है, उफ, एनिमल हस्बेंड्री, अभी हमने प्लांट्स वाला पार्ट खत्म कर लिया। एग्रीकल्चर दो पार्ट की बनी है, एक तो क्रॉप्स और एनिमल हस्बेंड्री, दोनों चीजें होती हैं, याद रखना एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स, इट इज ऑल्सो अबाउट रेजिंग लाइव स्टॉक, नर्चरिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फूड प्रोडक्शन। एनिमल्स को भी भैया हम खाना ही देखते हैं, और क्या ही करता है इंसान। सो एनिमल हस्बेंड्री, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, बिकॉज they can ask you, define what is animal husbandry. So it is scientific management of animal livestock which include various aspects such as feeding, breeding and disease control. NCERT की definition है, पता होनी चाहिए आपको। अब इस animal husbandry में क्या क्या देखते हो आप? कॉमनली कैटल फार्मिंग देखते हो, है ना, जिससे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पोल्ट्री, जहाँ से आपको एग और मीट मिलता है। फिशरीज, फिश हम लोग कंज्यूम करते हैं। लास्टली बी को खाते नहीं है, बट बी से हनी मिलता है, उसको खाते हैं, है ना। सो ये एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे गौ माता से, है ना। तो गौ माता का एक्सप्लॉइटेशन देख लें थोड़ा सा। कैटल फार्मिंग में जो कैटल है उसका बेसिकली दो इस्तेमाल होते हैं। एक डेयरी तो आप जानते ही हो, मिल्क माने मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। ठीक है, लिख देती हूँ, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। सो डेयरी तो एक पर्पस है ही, दूसरा पर्पस ड्रॉट भी है, हम उनसे लेबर भी तो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। आपने देखा होगा फार्मर्स किस तरीके से गाय लोगों पे हल रखते हैं, देन उनसे प्लॉइंग कराते हैं। सो ऐसे भी इस्तेमाल होता है इनका, है ना। सो दीज एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर देयर लेबर, यूज्ड फॉर देयर लेबर, दे आर ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, सो कैटल फार्मिंग दो चीजों के लिए करी जाती है, ड्रॉट के लिए और मिल्क के लिए। अब खुद ही सोचो ना, जो मेल वाली स्पीसी है वो तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करेगी, उससे क्या करवा रहे हैं, उससे ये लेबर वाला काम करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा कैटल भी दो होती है, कैटल से हमेशा सिर्फ काऊ याद मत रखना है, कैटल में बफलो भी आती है। आपको दो नेम दिए हैं, बॉस, इंडिकस। अब इससे याद रखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये क्या है, बॉस इज जीनस, इंडिकस इज स्पीसीज। ठीक है, ऐसे ही उसमें बॉस बबलिस, बॉस इंडिकस काऊ को बोलते हैं, काऊ का साइंटिफिक नेम है, बॉस बबलिस बफलो का नेम है। याद रखें इस बात को, बुक में दिया है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जिसने भैंस ना देखी हो उसके लिए, जिसने गाय ना देखी हो जीवन में कभी, उसके लिए से गाय नहीं है, ये बैल है। अच्छा, इसमें हमें कुछ ब्रीड्स याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी विदेशी ब्रीड्स हैं, और विदेशी ब्रीड्स में फायदा क्या होता है, इनका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, समझो मिल्क कैसे देती है गाय, जैसे ही गाय एक बेबी को डिलीवर करती है, काफ को डिलीवर करती है, उसके बाद वो दूध देना स्टार्ट करती है। वो दूध वैसे कायदे से उसके काफ के लिए होता है, बट यू नो हाउ सिस्टम वर्क्स, तो काफ को ना देकर वो दूध एक्सट्रैक्ट होता है और हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो जितने समय तक गाय दूध देती है उसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं बेटा। तो विदेशी गायों में ये लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है। ठीक है, सो विदेशी गाय कौन कौन सी हमें याद रखनी है, तो ये जर्सी है, जर्सी जो बहुत गुस्से में लग रही है मुझे इस फोटो में, और दूसरी है ब्राउन स्विस जो काफी भोली लग रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, विदेशी गाय में हम्प नहीं होता है। ठीक है, ऐसे हम्प नहीं होता है। ठीक है, अब भाई हमारी वाली देखना, देसी वाली, ये आ गई हमारी देसी गाय भैया,
ये आ गई देसी गाय, क्या फायदा है? रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, बीमारियां मजाल हैं, छू के दिखा दे हमारी देसी गायों को, मजाल है। नाम क्या क्या है जी? रेड सिंधी, आहा, फिर साहिवाल, लास्टली गिर। सबके पीछे आप ऑब्जर्व करो ये हम्प होता है, ये स्पेशलिटी है, तुम्हें गर्व होना चाहिए। हमारे यहाँ की जो गाय होती है उन पे हम्प होता है, और इस हम्प होने के कारण ही हमारे यहाँ के फार्मर्स इनके यहाँ पे वो प्लॉ रख के प्लॉइंग करवा पाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारी ब्रीड्स हैं, देख लें इसको, ठीक है। नाम याद रखने हैं ये, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलो भैया, बहुत देख लिया हमने ब्रीड्स, बात करते हैं उनका ध्यान कैसे रखना है। ध्यान भी तो रखना है ना उनका। तो एक टर्म यूज होता है ह्यूमेन फार्मिंग, है ना, एक सेंसिटाइजेशन दिखाने के लिए कि जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है, हम सेंटिएंट है, ऐसे एनिमल्स भी सेंटिएंट होते हैं, उनमें भी सेंसेस होते हैं, उन्हें पेन होता है, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं। तो उनका ध्यान कैसे रखना है हमें? प्रॉपर क्लीनिंग करनी है पहली चीज, समझो, जैसे रेगुलर ब्रशिंग। ये गांठें बन जाती हैं उनकी फर में। अगर आपके यहाँ पेट डॉग है तो आप तो बहुत अच्छे से समझते हो, आपको रेगुलरली पेट डॉग को ब्रश करना पड़ता है, वरना उसके फर में गांठें आ जाती हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के थोड़ा बुरी हो सकती है और ज्यादा। शेल्टर फैसिलिटीज, कि जिस शेल्टर में आपने उन्हें रखा है वेंटिलेटेड हो, उसके सर पे छत हो, डायरेक्ट धूप उसके मुंह पे नहीं पड़ रही है, रूफ्ड शेड्स, स्लोपिंग फ्लोर ऑफ द शेड, स्लोपिंग फ्लोर है ना, कि कुछ भी गंदगी है वो नीचे ऐसे आ जा रही है। सो ये प्रॉपर फैसिलिटीज हमें देनी है। देन लास्टली वैक्सीनेशन अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस। जैसे आपको बीमारियां होती है ना, ऐसे जूनोटिक डिजीजेस भी होती हैं जो एनिमल्स को होती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन करानी पड़ती है, ठीक है। देन फूड रिक्वायरमेंट, जो फूड रिक्वायरमेंट होती है कैटल की, वो जनरली दो तरीके की है। एक तो जो उन्हें रोज चाहिए, रोजमर्रा का उनका खाना है, किस लिए? ताकि वो अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके, है ना। दूसरी होती है लैक्टेशन टाइम के दौरान, जब गाय दूध दे रही है या दूध देने वाली है, उस समय जो उसका फीड होता है या उस समय जो उसका फूड रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। अब इसके फूड रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले चारा होता है, आपने देखा है चारा इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? इसको रफेज बोलते हैं। इसमें फाइबर होता है, फाइबर उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने हेल्पफुल क्यों बोला यार? हेल्पफुल होता है, क्या हो गया मुझे, ठीक है। तो ये रफेज है। एंड दूसरा क्या है? कंसंट्रेट्स है। इस तरीके से फीड उनको दिया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपके पास कैटल फार्मिंग कहीं पर होती है तो आपने ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा। देन डिजीजेस भी होती हैं इन बेचारों को, या तो उनको पैरासाइट्स लग जाते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स या इंटरनल पैरासाइट्स जैसे वर्म्स वगैरह होते हैं, वो उनको अटैक कर सकते हैं, या फिर बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस होती हैं। बैक्टीरियल से याद आया कि एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स, बहुत कॉमनली होती है कैटल में, ठीक है, और इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। आगे चलेंगे, ओके। कैटल फिनिश, कैटल फार्मिंग इज डन। अब ये कौन दिख रहा है आपको? टुकड़ू, तो चलो शुरू करो। जैसे हमने कैटल फार्मिंग में दो पर्पस देखे थे। एक तो पर्पस था मिल्क प्रोड्यूस कराने के लिए कि दूध चाहिए, दूसरा क्या है? लेबर यूज कर रहे हैं उनका। ऐसी पोल्ट्री में भी दो पर्पसेस होते हैं। एक तरीके की जो हमारा चिकन है उसको हम यूज कर रहे हैं कि भैया तुम अंडा दो, हमारे अंडों की जरूरत है हमें। दूसरे तरीके का जो चिकन होता है उससे हम मीट लेते हैं, ठीक है। सो ये फाउल बेसिकली क्या है? एग लेइंग बर्ड है, ये एग लेइंग बर्ड। और ये जो ब्रॉयलर्स हैं ये किस लिए होते हैं? ये मीट पर्पसेस के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? मीट पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए पोल्ट्री फार्मिंग में भी दो तरीके के चिकन है, वन इज फाउल एंड अदर वन इज ब्रॉयलर। ब्रॉयलर इज फॉर मीट पर्पस एंड फाउल इज फॉर एग लेइंग। इसको लेयर्स भी बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं, लेयरर्स बोलते हैं। रुक जाओ एक मिनट में चेक कर लूं यार, कंफ्यूज हो गई मैं। हाँ, लेयर्स बोलते हैं। लेयर्स कोई वर्ड थोड़ा होता है, हाँ लेयर्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एग ले करते हैं। अब डिजायरेबल ट्रेट्स, मेरी मुर्गी या मुर्गे में क्या ट्रेट्स होने चाहिए भैया? कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे, अच्छी क्वालिटी के बच्चे पैदा करे। जो ये है ब्रॉयलर चिकन है, ये हाइट में थोड़ा छोटा हो, इसका मीट अच्छा होगा। ज्यादा टेम्परेचर अगर हो भी जाए तो उसको ये झेल ले। कम इसकी रिक्वायरमेंट हो, कम मेंटेनेंस हो। मतलब ये तो इंसान हर चीज में चाहता है, गाड़ी ले उसमें चाहता है कम मेंटेनेंस हो, चिकन ले उसमें चाहता है कम मेंटेनेंस हो। मतलब हर चीज में मेहनत ही नहीं करना चाहता भैया इंसान, कहीं मेहनत नहीं करना चाहता। अब तुम लोग कोई देख लो, खुद से थोड़े पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे लेक्चर लगा के बैठे हो, इतना आसान सा चैप्टर है, खुद पढ़ना चाहिए तुम्हें। ओके, नेक्स्ट, रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड। एग लेइंग बर्ड है, उसका भी साइज छोटा होना चाहिए। ये सब क्या है बेटा? ये सब डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, ये सब हम चाहते हैं हमारे पोल्ट्री बर्ड्स में हो। देखिए कुछ ब्रीड्स की बात करते हैं। ये हमारी देसी ब्रीड है असील, मुझे तो ज्यादा सुंदर लग रही है ये,
है ना। और दूसरी विदेशी है लेगहॉर्न, नाम से पता लग रहा है विदेशी है भैया। लेगहॉर्न हिंदी में कौन बोलता है? इंडिया में भी बोल सकता है लेगहॉर्न, इंडिया में यही बोल लेते हैं। असील है जी, साढ़े कॉल असील है ठीक है। सो दिस इज विदेशी एंड दिस इज देसी। कोई मुझसे कमेंट में नहीं पूछेगा आप पंजाबी हो, मैं नहीं हूँ अच्छा, अब इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ब्रॉयलर चिकन की बात करूँ जिससे मीट ले रहे हैं हम लोग, दे आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट, ताकि इनकी ग्रोथ रेट अच्छी हो, इसके लिए इनको विटामिन रिच सप्लीमेंट्स दिया जाता है, कम बीमारियां इनको लगे। और ऑब्वियसली हमें ये ध्यान देना है कि इनमें कम मौतें हो, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, और इनकी फेदरिंग और कैरकेस क्वालिटी अच्छी रहे। फेदरिंग अच्छी रहेगी या इनकी कैरकेस मीन्स जो बॉडी होती है उसको कैरकेस बोलते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी तो उसका मीट अच्छा होगा। खैर मैं नॉन वेज हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है ये सब बातें करने का, बट देख रहे हो तुम एक टीचर को क्या क्या करना पड़ता है। एक वेजिटेरियन टीचर हूँ मैंने नॉन वेज तो नहीं बोला था पहले, मैं वेज हूँ। तो एक वेजिटेरियन होने के बावजूद ही मुझे तुम्हें कितने गहराई में समझाना पड़ रहा है कि मीट वाली बर्ड में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ बट सच में यार बड़ी बात है ये। ओके, नेक्स्ट इज फॉर पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड्स में क्या फीचर्स होने चाहिए कि हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है ना, क्योंकि वो एग ले जब करते हैं उसके बाद इंक्यूबेशन, उसे इंक्यूबेट किया जाता है, तो उस समय टेम्परेचर का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है ना, डिजीजेस और पेस्ट का ध्यान रखना। वैसे ये तो कॉमन है यार, ये दोनों में होना चाहिए। पता नहीं एनसीईआरटी ने क्यों, एवी मेरे को लगता है एवी एनसीईआरटी कुछ लिखना था, कुछ लाइंस देनी थी तो ये लाइन लिख दी, क्योंकि ये तो कॉमन बातें हैं, दोनों में होनी चाहिए। अब डेली फूड रिक्वायरमेंट की बात करें, सो ब्रॉयलर्स क्योंकि इनका मीट कंज्यूम होता है और मीट जनरली प्रोटीन के लिए कंज्यूम होता है, इसीलिए इनको प्रोटीन रिच डाइट दिया जाता है, ठीक है, विद एडिक्वेट फैट। पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री में क्या बनना है, एग्स बनने हैं, है ना। सो एग्स के लिए विटामिन ए और विटामिन के को ज्यादा दिया जाता है, ताकि जो शेल्स हैं, शेल्स प्रॉपरली बने एग लेयर्स में, ठीक है। नाउ पोल्ट्री बर्ड में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब उन्हें भी कुछ खतरे हो सकते हैं, जैसे बीमारियां लग सकती है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, या उनको पैरासाइट्स अटैक कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सब इश्यूज पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं। अगर आप कभी फ्यूचर में सोचते हैं पोल्ट्री का बिजनेस करने का, या आपके आसपास कोई बिजनेस करता है, तो उस चीज को जानते हैं कि जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये रिस्क वहां पर जरूर आते हैं, है ना। और कोई भी नहीं चाहता बिजनेस में किसी भी प्रकार का रिस्क हो, तो उस रिस्क को ठीक करने के लिए क्या, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, है ना। प्रॉपर क्लीनिंग रखो, सैनिटेशन रखो, डिसइंफेक्टेंट्स बार बार स्प्रे करते रहो, प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन करो, तो ये खतरे तो नहीं आने वाले एटलीस्ट, बिकॉज ये वाले खतरे ना ज्यादातर गंदगी से, वैक्सीनेशन ना होने से तभी आते हैं, ठीक है। फाइनली लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, क्योंकि फिशरीज के बाद हमें अभी बी कीपिंग भी तो देखनी है। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं यार, क्योंकि तुम्हें तो जरूरत नहीं होगी, मेरे गले को है, मुझे पानी पीना है। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है जी। 2 मिनट का ब्रेक समाप्त होता है, वापस आ गए हैं, ठीक है। और अब देखना है फिशरीज, मतलब फिश प्रोडक्शन अब हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो फिश प्रोडक्शन होता है 2 तरीके से होता है, या तो आप क्या करो, सीधा वाइल्ड में घुसो और वाइल्ड से मच्छियां पकड़ो, दैट इज कैप्चर फिशिंग, कि आप वाइल्ड में गए वहां से पकड़ के ले आए, दैट इज कैप्चर फिशिंग। एंड देन जिस हिसाब से आजकल चल रहा है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, मछलियों की खपत इतनी बढ़ गई है, कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि आप कैप्चर करने जाते हो तो उतनी मछलियां मिलती नहीं है, या जो मछली आपको चाहिए वो मछली नहीं मिलती है। तो आजकल क्या कल्चर आ गया कि आप कल्चर फार्मिंग कर रहे हो, समझ रहे हो ना, कि आप खुद से उन्हें ग्रो करते हो, ठीक है, एंड देन उन्हीं को फिर हार्वेस्ट कर लेते हो, दैट इज कल्चर फार्मिंग। सिंपल सी चीज समझो, यहाँ नेचुरल सोर्सेज से आप पकड़ते हो और यहाँ पर आपने उन्हें खुद ही ग्रो कर रखा होता है, उन्हीं नेचुरल सोर्सेज में या आर्टिफिशियल सोर्सेज में, उन्हीं को आप हार्वेस्ट करते हो, दैट इज कल्चर फार्मिंग। समझ में आ गई इतनी बात। अब चाहे कैप्चर हो चाहे कल्चर फार्मिंग हो, दोनों में पानी का क्या सोर्स है उसके बेसिस पे बदल जाती हैं चीजें। अगर मान लो आपने नमकीन पानी लिया है, सी वाटर, ओशन वाटर, यहाँ पे या तो कैप्चर फार्मिंग कर रहे हो या कल्चर फार्मिंग कर रहे हो, उसको बोल देंगे मैरीकल्चर। हालांकि यहाँ कल्चर लिखा है, कल्चर यहाँ पे लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसे वाइल्ड सोर्सेज से नहीं ला रहे हो, आप खुद से इन्हें ग्रो कर रहे हो एंड देन उसके बाद आप उसे हार्वेस्ट कर रहे हो। बट यहाँ पे सोर्स क्या होगा, मरीन वाटर, ठीक है। सो कल्चरिंग ऑफ फिशेस फ्रॉम मरीन सोर्सेज, ठीक है, कल्चरिंग ऑफ फिशेस फ्रॉम मरीन सोर्सेज इज मैरीकल्चर, ठीक है। तो आई होप आपको मैरीकल्चर समझ में आ गया कि मरीन सोर्सेज होते हैं, सॉल्टी वाटर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं,
उसकी ही फिशेस देखने को मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, पॉम्फ्रे, मैकरल, भेटकी, ट्यूना, सार्डीन, बॉम्बे डक। इसका तो मुंह ही अजीब सा है, अलग से आइडेंटिफाई कर लोगे आप ये बॉम्बे डक है। लास्टली पर्ल स्पॉट, पर्ल स्पॉट को भी इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके यहाँ पे ना पर्ल जैसा स्पॉट होता है, इसीलिए इसका नाम पर्ल स्पॉट। सो ये एग्जांपल्स याद रखने हैं हमें, सारे मरीन फिशेज हैं, ये मरीन वाटर फिशेज, ठीक है। अच्छा ये भी मरीन वाटर से ही मिलते हैं, ये शेलफिश है। अगर मिस्टर बीन देखा है आप लोगों ने बचपन में, मैंने तो बहुत देखा है ना, तो उसमें ना एक एपिसोड था जिसमें मिस्टर बीन ऐसे एक होटल में रहने जाता है, वहाँ पे उसे एक कंपटीटर मिलता है, तो उसे उससे कम्पीट करने के लिए ज्यादा खाना लेता है, ज्यादा खाना खाता है, तो वो ये वाली फिश खाता है। अगर आपने एपिसोड देखा है तो ठीक है, अदरवाइज इररिलेवेंट है आपके लिए। तो ये वही वाली फिश है शेलफिश। एंड देन टाइप्स ऑफ शेलफिश और भी होती हैं, जैसे लॉबस्टर, मसल्स, क्रैब, प्रॉन्स, श्रिम्प, ये सब भी टाइप्स ऑफ शेलफिश है और ये अगेन मरीन सोर्सेज से आपको मिलती हैं। एक्वाकल्चर, यहाँ पे एक्वा का मतलब क्या है जी, फ्रेश वाटर। सो कल्चरिंग ऑफ फिशेस इन फ्रेश वाटर इज एक्वाकल्चर। ब्रेक करो यार, बस वर्ड को ब्रेक करो, तुम्हें खुद पता है। कल्चर का मतलब क्या है कि आप उन्हें ग्रो कर रहे हो और फिर हार्वेस्ट कर रहे हो, है ना, जैसे एग्रीकल्चर में होता है, वही कल्चर है ये। उसके बाद एक्वा का मतलब यहाँ पे फ्रेश वाटर है, ठीक है। सो फ्रेश वाटर में कल्चरिंग इज एक्वाकल्चर, मरीन वाटर में कल्चरिंग मैरीकल्चर। समझ में आ गई, सिंपल सी बात, नो बकवास। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल है, कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प। ये वाला कॉमन कार्प है, ठीक है, ये कॉमन कार्प है और ये वाला हमारा ग्रास कार्प है। देख लो इनको, इन्हीं को खाते हो तुम लोग, मत खाया करो, बीइंग वेजिटेरियन मैं बोल रही हूँ तुम्हें, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा अब इनलैंड, इनलैंड का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो लैंड है, लैंड के अंदर जो वाटर सोर्सेज है उनके बारे में बात हो रही है। जैसे कि कैनाल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, रिजर्वॉयर, रिवर्स, ये सारे इनलैंड सोर्सेज माने जाएंगे। यहाँ पर सब जगह फ्रेश वाटर है, ठीक है, दिस इज ऑल फ्रेश वाटर। सो इधर फ्रेश वाटर तो होता ही होता है, ब्रैकिश सोर्सेज भी होते हैं। ब्रैकिश का मतलब क्या है, जहाँ पे सी और फ्रेश वाटर मिक्स होता है, ठीक है। ब्रैकिश का मतलब क्या है, जहाँ सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होता है, जैसे एस्चुअरीज और लगून्स। यहाँ पर आपको पूरे तरीके से नमकीन पानी नहीं मिलेगा, पूरे तरीके से फ्रेश पानी नहीं मिलेगा, बीच का मिलता है। कैप्चर यील्ड इज लो, मोस्टली एक्वाकल्चर। अब मैं आपको बता चुकी भैया कि कैप्चर उनको करने जाओगे वाइल्ड में, नेचुरल सोर्सेज से मछलियां पकड़ने जाओगे, तो अब इतनी मछलियां बची ही नहीं है, वहां छोड़ी नहीं है किसी ने। मुफ्त की चीज कोई छोड़ता है मुझे बताओ, यहाँ मुफ्त में मिल रही थी, छोड़ी नहीं किसी ने। सो कैप्चर यील्ड अब बहुत कम है, जितनी भी फिशेज आ रही हैं अब मार्केट में, दे आर जनरली फ्रॉम एक्वा कल्चर, मतलब खुद से उन्हें कल्चर किया गया है। आजकल फार्मर्स बहुत इनोवेटिव हो गए, उन्हें पता है मछलियां ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता ही है, राइस की क्रॉप ग्रो करने के लिए भी बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो एक तीर से दो निशाने हो जाए, जब इतना पानी लग ही रहा है चावल को उगाने में, तो उसमें मछलियां भी डाल ही देते हैं, दोनों चीजें हो जाएंगी। और ऑब्वियसली वो मछली लेंगे जो चावल की क्रॉप को नुकसान नहीं देंगे ना, तो दिमाग होता है उनमें, ठीक है। अच्छा एक और चीज हो जाती है, कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, 5-6 अलग अलग स्पीसीज की जो फिशेज होती हैं उनको एक ही जगह पे ग्रो कर रहे हैं। समझ रहे हो कि हमको 5-6 स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा है एक ही जगह पे ग्रो करने से, ऐसे नहीं अलग अलग जगह पे ग्रो कर रहे हैं, एक ही पानी है उसमें 5-6 स्पीसीज ग्रो कर रही है। अब वो जो 5-6 स्पीसीज हैं वो अलग अलग फूड हैबिट्स उनकी हो, इस बेसिस पे चूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया मैंने, ले लिया कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प एंड ग्रास कार्प। 5 वेराइटी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये पांचों को मैं एक ही जगह ग्रो कर सकती हूँ, कैसे, इन पांचों की फूड हैबिट्स अलग है, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा फूड के बीच में। कतला हमेशा सरफेस वाला खाना खाती है, रोहू हमेशा मिडिल जोन से खाना खाएगी, मृगल कॉमन कार्प बॉटम जोन से खाना खाते हैं, और ये जो ग्रास कार्प है, दिख रहा है ना ग्रास कार्प, हाँ दिख रहा है, ग्रास कार्प हमेशा वीड्स को खाती है। तो सबकी फूड हैबिट्स अलग अलग है, तो क्यों ना इन पांचों स्पीसीज जिसके अच्छे पैसे भी मिलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी अच्छी है, इन्हें एक ही जगह पे ग्रो कर लिया जाए। दिस इज नोन एज कॉम्पोजिट फिश कल्चर। सॉर्टेड। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ एक्वाकल्चर, भैया ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस बात में मन तो कर रहा है थोड़ा सा तुम्हें लाइफ लेसन का ज्ञान दे दूं, बट मैं नहीं दूंगी, आई नो तुम लोगों को बहुत मिलता है ऑलरेडी। चलो यहाँ पे आओ, प्रॉब्लम ऑफ एक्वाकल्चर, इसका मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। सीड्स बेसिकली मतलब फिश के एग्स। ओहो शिट, सस्पेंस रिवील हो गया यार, शिट, नॉट फेयर। गुड क्वालिटी सीड्स बोले तो फिश के अंडे, फिश एग्स, समझ रहे हो, फिश के अंडों को भी सीड्स बोलते हैं, बताओ। एनीवेज, तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, देखो ये जो ज्यादातर मच्छियां होती है ना हमारी, ज्यादातर मच्छियां ये मॉनसून में करती हैं ब्रीडिंग, मॉनसून में ब्रीडिंग कर रही है, मॉनसून में हो रहे हैं बच्चे। अब मान लो मुझे एक ही फिश के अंडे चाहिए, तो मुझे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि सारे मॉनसून में ही ब्रीड कर रहे हैं,
सारी फिशेस जब मॉनसून में ब्रीड कर रही हैं तो मुझे एक ही फिश के अंडे कैसे मिलेंगे, वहां मिक्सिंग हो सकती है ना, घपला हो सकता है, प्योरिफिकेशन नहीं रहेगा, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है ना। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है हार्मोनल स्टिमुलेशन। मैं इंजेक्शन लगाऊंगी अपनी मच्छियों को जिससे मैं जब चाहूं साल में उस समय में उनसे अंडे प्राप्त कर सकती हूँ। गलत है, एक्सप्लॉइटेशन है, बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। जो आप फिश खा रहे हो ना बैठ के, आपको इसी प्रकार से मिल रही है, नेचुरल तरीके से नहीं मिल रही है। अंडा जो खा रहे हो वो भी नेचुरल नहीं है, बट तुम लोग खिलाफ हो जाओगे, सब लोग मेरे सारे नॉन वेजिटेरियन एक ग्रुप बना लोगे, मैम की लेक्चर्स नहीं देखेंगे, मैम नॉन वेजिटेरियंस के बारे में बुरा बुरा बोलती है। एनीवेज यहाँ जाओ। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? हार्मोनल स्टिमुलेशन। उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोन्स के, जिससे वो साल के किसी भी समय अंडे दे सके, ठीक है। तो उनको गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, एग्स कभी भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मॉनसून में ही मिलेंगे, अब साल में किसी भी समय मिल सकते हैं। हो फाइनली आ चुके हैं बी कीपिंग में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। इसको लिख दूं, एपी कल्चर। सबसे पहले इनकी वेराइटीज देखेंगे, यहाँ देसी वेराइटीज चल रही है अभी। सबसे पहली है हमारी एपिस सेराना इंडिका, ठीक है, एपिस सेराना इंडिका, इसको इंडियन बी भी बोलते हैं। देख लीजिए, सुंदर लग रही है ना। तो ये हमारी देसी ब्रीड। सेकंड देसी ब्रीड, इसका नाम है एपिस फ्लोरे, लिटिल बी बोलते हैं, साइज काफी छोटा होता है इसका, ठीक है। लिटिल बी, नाम क्या है? एपिस फ्लोरे। बेटा प्लीज नाम याद रख लेना, ये यूं ही नहीं बता रही क्योंकि मजा आ रहा है बताने में, ये आते हैं क्वेश्चन इस पे, तो नाम याद रखना। थोड़ा सा कष्ट होगा, आई अंडरस्टैंड, बट याद रखना है। नेक्स्ट इज एपिस डोर्साता, जिसको हम रॉकी बी भी बोलते हैं, ठीक है। साइज में ये तीनों के कंपैरिजन में सबसे बड़ी होती है साइज में, ठीक है। रॉकी बी सबसे बड़ी होती है। अभी तक ये तीनों देसी वेराइटी है, इंडियन बी, लिटिल बी और रॉकी बी, इंडियन वेराइटीज। अब देखो विदेशी वाली, मस्त लग रही है एकदम, है ना। ये है एपिस मल्लीफेरा। मल्लीफेरा कौन सी है? इटालियन बी बोलते हैं इसको, इटली से आई है हमारी ये वाली बी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाए, ज्ञान की बातें हो जाए बी के ऊपर, है ना। देखो एपियरीज क्या होते हैं? ओहो, एपियरीज क्या होते हैं? बी फार्म्स एस्टैब्लिश फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। जो आपने कमर्शियल प्रोडक्शन हनी की करानी है, ठीक है, जो कि एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप क्रॉप्स के साथ साथ ये भी कर सकते हो, है ना। एनिमल हस्बेंड्री तो होती है वैसे क्रॉप्स के साथ साथ, बट ये इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। जैसे गाय खरीदने में ज्यादा पैसे लगते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म में भी आपका पैसा लगेगा, इसमें पीसी कल्चर, फिश प्रोडक्शन में भी आपका पैसा लगेगा, बट इसमें बहुत कम पैसा लगता है, ठीक है, एपी कल्चर में। सो कम इन्वेस्टमेंट है इसमें। आपको बस क्या करना है? एपियरीज सेट करने हैं। आपने एक जमीन देखनी है, अच्छी सी जमीन, और वहां पर बी हाइव्स या एपियरीज को सेट करना है, जो बेसिकली क्या है? बी फार्म्स है, ठीक है। जो इटालियन वेराइटी है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है हनी प्रोडक्शन के लिए, रीजन बीइंग हाई यील्ड ऑफ हनी, ज्यादा हनी प्रोड्यूस करती है, पहली चीज, ठीक है। कम काटती है, किसको नहीं चाहिए यार ज्यादा हनी कम काटने पर, तो ये कम काटती है। बी हाइव्स में ज्यादा समय तक रुकती है, ज्यादा अच्छे से ब्रीडिंग करती है, ज्यादा अच्छे से बच्चे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसीलिए इटालियन वेराइटी को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हो, इंडियन वेराइटी को नहीं कर रहे हैं, भेदभाव। अब क्वालिटी ऑफ हनी, आप देखोगे हनी का टेस्ट अलग अलग हो सकता है, क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं हर हनी एक जैसा टेस्ट करे या हर हनी का कलर सेम हो। इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है यार, सबसे पहले तो क्वांटिटी पे, कि कितने फ्लावर्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। फिर क्वालिटी पे, कि उस फ्लावर में जो पॉलन है, नेक्टर है, उसका टेस्ट कैसा है। जैसा उस फ्लावर के पॉलन नेक्टर का टेस्ट होगा वैसे ही आपके हनी का टेस्ट होगा, ठीक है। तो इन बातों पे क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ फाइनली एपी कल्चर तो खत्म कर ही लिया, ये लेंदी चैप्टर इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, ये भी हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। सो और ज्यादा नहीं पकाऊंगी तुम लोगों को, मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे तो शायद अगला वीडियो अब किसी चैप्टर का नहीं होगा, जनरली रिवीजन सेशन सब हम लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप you actually got some extra information out of this session, and that's it from my side. So bye bye, Jai Hind.